अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कल लाहौर में पीडीएम का आखिरी जलसा हुआ और वो जलसा आँखों के लिहाज से बेमिसाल और बहुत कामयाब जलसा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अहम तरीन आँखें हैं, कैमरा है, वो ये कह रहा है कि ये जलसा बेमिसाल कामयाब जलसा रहा। आवाम की बहुत बड़ी तादाद इसके बावजूद कि सख्त सर्दी लाहौर में है, लेकिन जलसा बहुत कामयाब रहा। दूसरी तरफ हुकूमत हमेशा की तरह ये कहा उन्होंने कि ये जलसा भी उनका फ्लॉप हो गया। ये हुकूमत का बयानिया है कि जलसा फ्लॉप हुआ है, और ये बयानिया कैमरे का है कि जलसा बहुत कामयाब हुआ है। एक जलसे की झलक देखते हैं हमें कि ये जलसा एक पैकेज है, एक छोटा सा। हम देखते हैं कि वाकई ये जलसा कामयाब है, था या नहीं। आइए देखते हैं। का जलसा है, और इस जलसे को कुछ लोगों ने कहा कि ये पीटीआई का जलसा था, तो हम भी कंफ्यूज हुए। लेकिन ज़ूम हो रहा है और ये जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम इस पे ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर हमें कई कलर के फ्लैग्स मिल रहे हैं, जिनमें जनाब एएनपी का फ्लैग्स भी है, मुस्लिम लीग नून का फ्लैग भी है, पीपल्स पार्टी का फ्लैग भी नज़र आ रहा है, जेयूआई का फ्लैग्स नज़र आ रहा है। अगर ये सारे फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बहुत क्लोज हो चुका है, अगर ये सारे फ्लैग्स हैं तो ये पीटीआई का जलसा कैसे हो सकता है? एक सवाल तो बनता है। तो बहरहाल ये एक देख लें कितने लोग हैं, ये कैमरे की आंख ने कैच किया है, और ये कोई एडिट नहीं है, ये वो कैमरे की आंख है जो ऊपर से लेके आया है और आपको बता रहा है कि ये जलसा कितना बड़ा जलसा है। ये सामने आपको नज़र आ गया। अब इस सिलसिले में हुकूमत नहीं मानती है, चलें, उनका कहना है फ्लॉप जलसा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे जिनमें अल जज़ीरा इंग्लिश ने लिखा, उसमें ये कहा गया कि इसमें जी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इसी तरह दूसरे अहम इदारों ने भी, जो पाकिस्तान के बाहर से इदारे हैं, उन्होंने लाहौर के इस जलसे को फ़क़ीदुल मिसाल जलसा, बहुत बड़ी तादाद में आवाम के आने की खबर दी है। इस जलसे को दिखाने के बाद जो इस जलसे में चंद बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, उन गुफ्तगू के ऊपर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे पास जो मेहमान हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल, साबिक वफाकी वज़ीर। आप बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब भी हमारे साथ हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे गवर्नमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया सर। आप तीनों का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। और कल का जलसा जाहिर है उसमें सर एक ख़ास चीज़ देखने को मिली है, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं हैं, कि पहले के जलसों में मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया, बिलावल भुट्टो का बयानिया और मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया क़दरे मुख्तलिफ रहता था। वहाँ बड़ी सॉफ्टनेस महसूस होती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो शुरू से एक बयानिया लेके चल रहे हैं, लेकिन कल के जलसे में सर तीनों का बयानिया लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल वाज़ेह है, एक तरफ है। और पीडीएम ने कल ऐलान भी किया कि जी हम, यानी पूरी पीडीएम जो है, अपोजिशन की तमाम जमातें नवाज शरीफ के बयानिए के साथ जो हैं वो खड़ी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कल जो स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट बहुत ही मसलन सख्त है और बहुत ही अहमियत के हामिल है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट को ख़त्म कर दे, ठीक है ना।
ये उनका कहना है, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। और उनका ये कहना है कि अवाम और कहीं ऐसा ना हो कि अवाम और इदारे आमने सामने आ जाएं। सर, ये बड़ा बयानिया सामने आया है। दूसरा एक बयानिया ये आया है कि कोई डायलॉग अब नहीं होगा और फोन करना बंद कर दें और राब्ता करना खत्म कर दें, कोई दबाव कबूल नहीं होगा। कैसे देखते हैं सर इस किस्म के स्टेटमेंट और सारे बयानियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जलसे जो हैं वो पुराने ज़माने के जलसों की तरह नहीं होते जो अताउल्लाह शाह बुखारी के ज़माने में या उस तरह होता था कि जी जलसे में कुर्सियाँ गिनी जाएं, बंदे गिने जाएं, कितने शौक से बैठे हैं। कल का जलसा जो था उसको पूरे मुल्क ने सुना और पूरे मुल्क ने देखा। हाँ, अलबत्ता हुकूमत ने उसमें कुर्सियां और बंदे गिनने की तरफ ज्यादा तवज्जो दी और उन्होंने उसमें मैसेज जो था उसके ऊपर गालबन ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये तो इसका एक हुकूमत का अंदाज है। और वैसे भी हुकूमत जो है वो इस वक्त स्पोक्स पर्सन्स, बयानात, इश्तिहारात इन्हीं के ऊपर जो है और टाइम मैक्सिमम स्पेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है। उन्होंने ये एक रवैया अख्तियार किया है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। कल का जो बयानिया था ऑपोजिशन का वो बहुत शदीद था। मेरा इस सारे मौक़िफ़ के ऊपर, इस सारे मूवमेंट के ऊपर चंद बुनियादी से सवालात हैं और आपको पता है मैं रवायती बात से हटते हुए बात करना पसंद करता हूँ। मैं अब ये महसूस करने लगा हूं और एक जब से ये तहरीक चली है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक गलती कर रहे हैं कि दोनों जबरदस्ती फौज को खींच के सियासत के मैदान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहूंगा कि अपोजिशन जो है वो अगर फौज को जबरदस्ती खींच के सियासत में लाएगी तो उसका फायदा हुकूमत को होगा। और हुकूमत को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अगर जबरदस्ती खींच के फौज को सियासत में लाएगी तो इसका फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को हमेशा तारीखी तौर पर होता है। इस वक्त अवाम जो है वो सबसे बड़े विक्टिम है कि अवाम के सर में हुकूमत जो है महंगाई, ज्यादती, बैड गवर्नेंस और हर किस्म की जिसे कहते हैं तबाही का डंडा उनके सर पे मार रही है। और एट द सेम टाइम ऑपोजिशन जो है वो हर कुल्हाड़ा जो है वो हुकूमत के सर पे मारने के बजाय अपने पांव पे मार रही है। अब आप ये मुझे बताएं कि एक बच्चा है, एक जवान नौजवान है, एक वजीर आजम है जो एक इलेक्शन के प्रोसेस से, जिस पे मुझे एतराज है, वो बन के वजीर आजम आ गया है। अब आप उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा वक्त अगर उसके वालिद साहब की जिंदगी और उनकी परफॉर्मेंस पे देना शुरू कर देंगे तो क्या उसका नतीजा निकलेगा? आप ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत के आने के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और एस्टैब्लिशमेंट को इस रोल से पीछे हट जाना चाहिए। देखें, एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटाना है तो हुकूमत को पीछे हटाना पड़ेगा। हुकूमत को पीछे हटाना है तो अवाम का दबाव बढ़ाना पड़ेगा और अवाम को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, अवाम को एक तहरीक की सूरत में निकालना पड़ेगा। और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, उससे पिछली दफा भी मैंने ये कहा था कि अपोजिशन जो है वो अवाम की जंग जो है वो किसी मुनासिब मनसूबाबंदी के बगैर लड़ रही है। आपने 15-15, 20-20 दिन, महीने के बाद एक जलसा किया पाकिस्तान की तारीख में। जितनी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चली हैं उन तहरीकों की तारीख उठा के देख लें, उनमें से कमो बेश हर तहरीक में हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तहरीक तक चलते रहे हैं। वो तहरीकें जो हैं वो एक तरीके से एक एजेंडे पे चला करती हैं, वो डेट्स के ऊपर और टाइमिंग्स के ऊपर और ऐलानात तारीख के जरिए नहीं चला करती। जनाब, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत को
मौका दिया जा रहा है कि इन नाजुक हालात में कि जब मुल्क की मईशत जो है उसका भट्टा बैठ चुका है, जब अवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, जब अगले महीने की तनख्वाहें देने के पैसे हुकूमत के पास नहीं है, ऐसी सूरत हाल में कि जब दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान को घेरा डाला हुआ है, ऐसे मौके के ऊपर जो तहरीक ऑपोजिशन चला रही है वो अपने मुखालिफ के बजाय, बुरी हुकूमत देने वाले के बजाय और सारे माजी के 30 साल चोरी का इल्जाम जो हुकूमत अपोजिशन पे लगाती है, उस हुकूमत का अपना यह हाल है कि उस जमाने के सारे चोर उसके साथ बैठे हुए और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको उसने अपने साथ ना लिया हो। इतना कमजोर केस रखने वाली हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन की तहरीक है उसका सारा रुख जो है वो हुकूमत के बजाय एक लफ्ज हुकूमत के खिलाफ और 4 लफ्ज फौज के खिलाफ। और मैं तारीखी तौर पे बताऊं कि अदलिया और फौज के खिलाफ जो सियासी कुव्वतें अपना बयानिया लेके निकला करती हैं उनकी कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अदलिया और फौज को कुछ भी हो जाए एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम है और अवाम की उनके बारे में राय यह है कि वो आपके डायरेक्ट कंटेस्टेंट्स नहीं है। ऑपोजिशन जो है वो अगर फौज को अपना मुकाबिल साबित करेगी, हमारे जमाने में जब मुशर्रफ साहब का जमाना था पूरी एक तहरीक चली और अदलिया के हक में चली और पूरी ऑपोजिशन जो है वो अदलिया के खिलाफ खड़ी, अदलिया के साथ खड़ी हो गई। जायज था नाजायज था जो कुछ भी था पूरी हुकूमत अपनी ताकत के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और वो आखिर में कामयाब हुए। लिहाजा मेरा एक तो इस वक्त ऑपोजिशन से ये दरखास्त होगी कि वो अपनी मूवमेंट को तहरीक बनाए और तहरीक बनाए हुकूमत की रॉन्ग के खिलाफ, ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ निकल सके। तो दूसरी बात जो मैं इस वक्त कहना चाहता हूं कि ये वक्त है जिस वक्त के इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाली कुव्वतों को आगे निकल के एक डायलॉग के लिए एक फिजा हमवार करनी चाहिए जिसके नतीजे में इस वक्त की हुकूमत के अजाब से इस कौम को निजात दिलाई जा सके और मुस्तकबिल के अंदर एक ऐसा महफूज रास्ता निकाला जा सके जो रास्ता जो है आइंदा ऐसी नाअहल और नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के आने के रास्ते में रुकावट। ठीक है सर, ठीक है। लिहाजा ये दानिश का मुकाम है, ठीक है, ये सोचने का मुकाम है और ये कुछ सोच समझ के टकराव की कैफियत पैदा करने का नहीं, बल्कि टकराव से बचते हुए इस मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने का वक्त। ठीक है सर, इसमें मुख्तलिफ कुव्वतों का आप कहते हैं कि जी उनका रोल होना चाहिए। सर मैं आता हूं जनाब, इससे पहले कि मैं न्याजी साहब की तरफ आऊं, जरा गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ले लूं, जरूरी है। जनाब जफर अली शाह साहब, ये बातें तो आपने सुनी मोहम्मद दुरानी साहब की, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे और वो ये सवाल है और अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन का ये सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कल अगर इस्टेब्लिशमेंट और अवाम का, जैसे कि बयानिए में कहा गया है, वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को बचा रही है, संभाल रही है, इसके सामने खड़ी है, ये पीछे से वार कर रही है, ये हुकूमत तो इनके कंधे पे रख के कर रही है, तो उनका ये कहना है कि कहीं कल ऐसा ना हो कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाएं, जो उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा हादसा होगा। वाकई एक बहुत बड़ा हादसा होगा, लेकिन सर वो ये कहते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी इस नाअहल हुकूमत के ऊपर आती है, इस वजीर आजम के ऊपर आती है जिन्होंने इस अहम इदारे को मुतनाज़ा बना दिया है और इस अहम इदारे को अपने साथ इस तरह चिमट गए हैं कि उसे छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई नाअहलियत नहीं हो सकती। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में, इत्तेहाद बड़े बने हैं, बड़े देखे हैं हमने, इत्तेहाद का बड़ा एक ग्लैमर होता है अपना, लेकिन ये इत्तेहाद जितना बुरी तरह नाकाम हुआ है और ये जो बातें आपने कही हैं जो वो ये कह रहे हैं, ये बातें हमेशा एक जो ग्रुप होता है ये वो करता है। इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ नहीं होगी तो हुकूमतें बगैर इस्टेब्लिशमेंट के चल सकती है और हुकूमत वही होती है जो इलेक्टेड होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है।
तो ये इसमें इख्तलाफ अब कल के जलसे में उन्हें अभी आज 7:30 बजे वाली जरा दोबारा आप चला लें, जैसे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनके, बहुत एक सीजन पॉलिटिशियन भी है, आलमी दीन भी है, और अभी आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 7:30 बजे वो कह रहे थे कि हमारा जो दफाई निज़ाम है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में बड़ा कमजोर है। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पे। नहीं सर, उन्होंने हुकूमत को कहा है, सर हुकूमत को कहा है, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि ये दिफा नहीं कर सकती। नहीं अपना डॉक्टर साहब आप चलाए, बेशक चलाए, मेरा चैलेंज है। अच्छा सर, मेरे पास मौजूद है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, बोले 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 हाँ बोले तो बोले ये सर। अगर डॉक्टर साहब इस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान के सियासतदान, चाहे वो इक़्तिदार में हो या इख्तिलाफ में जी, अगर वो इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे अपने दफाई निज़ाम के बारे में, क्या ये मौलाना साहब वज़ीर दफा है? क्या किसी ये दफाई निज़ाम के या किसी दफाई यूनिट के रुकन है, मेंबर है? उन्होंने इस फिक्रे से न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को डिमोरलाइज किया है, पाकिस्तान के हमारे अपने दफाई निज़ाम पर एक सीधा सीधा वार किया है कि हमारा दफाई निज़ाम कमजोर है। भाई आपको कैसे पता है मौलाना साहब? अल्लाह की मेहरबानी से दफाई निज़ाम हमारा बड़ा मजबूत है, ठीक है। आप अपने इमरान खान साहब की मुखालफत में इतने आगे न चले जाएं कि आप बिल्कुल अदारों के एक, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बिलो दी बेल्ट मार रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं कि ये जेब नहीं देता पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान के बिल्कुल। अगर अभी आप पूछ रहे थे कि जलसा जी कामयाब हुआ है कि नाकाम हुआ है, मैं कहता हूं जलसा नॉट गुड नॉट बैड, कोई इतना बहुत बड़ा जलसा भी नहीं था, बल्कि इत्तेहाद के नाम को उन्होंने लेट डाउन किया है। अगर ये किसी पार्टी का होता या 2 पार्टियों को होता या 3 का होता या 11 पार्टियों का भी होता तो कोई बात नहीं थी। ये उन्होंने जलसे में इतना जलसा जरूर था कि जलसा था, वो मान रहे हैं, हमने भी देखा है। डॉक्टर साहब आपने देखा है, दुनिया पूरी ने देखा है, हमने भी देखा है। यानी हम इतने ना बेवकूफ हैं ना जो जेलस हैं कि जलसा उनका ठीक ठाक हो तो हम कहें जी जलसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर सर इस्टेब्लिशमेंट की जान क्यों नहीं छोड़ते आप? छोड़ दें सर, आप हुकूमत है, हुकूमत करें। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो चिमट गए आप हैं और बार बार आपके वजीर और आप लोग फौज का नाम लेते हैं, सर इसे छोड़ दें। फौज का अपना एक आईनी किरदार है जो हर हुकूमत के साथ होता है। नहीं छोड़ दे आप इस इख्तिलाफ को, इस इख्तिदार को। हमें पता है, हमने पूरा आइन पढ़ा हुआ है, आइन का पता है, कानून का पता है। एस्टैब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ, चलो लफ्ज चिमट का आपने इस्तेमाल किया है, अगर हुकूमत के साथ नहीं चिमटेगी तो किसके साथ चिमटेगी? ये इस हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, जो हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कह रही है कि इनका दफाई निज़ाम ही ठीक नहीं है और कमजोर है हिंदुस्तान के मुकाबले में। ये ऐसे बात नहीं चलती। ठीक है सर, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उसके साथ होती है। ठीक है सर, बड़ी सीधी ठीक है, ठीक है सर। मैं आता हूँ, मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आता हूँ। न्याजी साहब, दोनों की गुफ्तगू सुनी है, सर क्या कहेंगे? ये जो सूरत हाल है, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आया ये सीरियस स्टेटमेंट हैं, गलत आ गए हैं, सही आ गए हैं, क्या सूरत हाल है सर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन 2 साहब मेरे बैठे हैं, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के मंजे हुए सीनियर, संजीदा और मेरी दोनों के लिए बेइंतहा एहतराम और रिस्पेक्ट है। यकीन जाने कि ये दोनों बहुत बड़े आदमी हैं पाकिस्तान। लेकिन जी मैं आपको ये बताऊं कि दानेदारी क्या है। मेरा ख्याल है कि जो शाह साहब हैं या दुरानी साहब हैं, इनसे ज्यादा कुछ कोई नहीं जानता पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है, क्राइसिस क्या है, कि हम सच बोलने से झिझकते हैं। ये नहीं कि इनके पास जुर्रत नहीं है, माशाल्लाह बड़े जुर्रतमंद दोनों बैठे हैं। जब ये दोनों बंदे स्याह को स्याह, सफेद को सफेद कहने से इज्तनाब करते हैं
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस है, कतई नजर से कौन तहरीक इंसाफ में है, कौन नून में है, कौन दुरानी साहब फंक्शन लीग में है, और एक बात दोनों का शक्का बंद। दुरानी साहब की स्ट्रगल एक और तरह की है, लेकिन शाह साहब तो एक बड़े बतले हुर्रियत रहे, जमहूरियत के लिए जो उनकी खिदमात है पाकिस्तान का एक जमाना मुतरफ है। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे सामने है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के हालात में दखल अंदाजी करती है, इससे कोई मफर नहीं है, कोई इनकार नहीं है। और अगर कोई बंदा जो उसके मुदाखले से मुतासर होता है तो मेरा ख्याल है इसको भी ठंडे पेट लेना चाहिए, जैसे शाह साहब ने कहा। कल मैं जलसे में मौजूद था, और आप ये समझें कि 2011 का जलसा जो है उसका मैं तकरीबन नीम ऑर्गेनाइजर था। बहुत बड़ा जलसा था 2011 का भी। डॉक्टर साहब, कल बहुत बड़ा जलसा हुआ है जी। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हुकूमत ने पहले ऐलान कर दिया, नतीजा पहले आउट कर दिया, पेपर पहले आउट हो गया कि जलसा नाकाम हो गया 3 दिन बाद पहले। ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ जो 30 अक्टूबर का जलसा करना चाहती थी, तो इन्होंने इनिशियल तारीख 22 जून को रखी थी 2011 में। तो खान साहब ने अपनी जब लीडरशिप को भेजा पंजाब के मेरे पास कि जाकर उससे बताएं, मशवरा करें या जो कुछ है, तो जमाने में जो खासा मुझसे कोई ना कोई बात पूछ लेते थे, तो मैं हैरान हो गया, मुझे बड़ा गुस्सा भी है। मैं सख्त टेक्स्ट लिखा इमरान खान साहब को, और मैंने कहा कि देखो ये आप अपने वर्कर्स को क्यों सजा देते हो। पहले तो हती में बताऊं कि ये हॉस्टाइल वेदर है, ये जून का दिसंबर का वेदर जो है ये वर्कर्स के लिए नहीं है। अब ऑपोजिशन की शायद प्रायोरिटी हो, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें जब कोरोना फैला हुआ है, और फिर आपने ये देखे कि कल हुकूमत ने पहली दफा इश्तिहार दिया है कि पूरे प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेजेस पे हुकूमती इश्तिहार आ गए हैं, चांदनियों की सबकी। अल्लाह करे ये इश्तिहार सारा साल देते रहे, कितने अरबों के इश्तिहार कल दिए, इसलिए ये वो हथकंडे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दुआई साहब जानते हैं, उसमें मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनको 77 के अंदर जो मूवमेंट चली थी, वहां तो एक 70 की खबर नहीं जान लगती थी। शाह साहब जानते हैं, जफर अली शाह साहब, पीएनए की जो मूवमेंट में एक बीबीसी खबर देती थी रात को 8 साढ़े 8 बजे सहरबीन में, अगले दिन इज्तिमात होते थे। लेकिन ये जो मूवमेंट चल रही है, ये अवाम की ख्वाहिश पे चल रही है। ये ठीक है, उसका कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये अवाम इतनी तंग है कि आप देखें सोसाइटी का हर सेगमेंट एक दफा जैसे दवाई से फरमा रहे थे, हर सेगमेंट के खिलाफ निकल चुका है, इस हुकूमत के खिलाफ। चुनाचे पहली बात तो ये है कि पीडीएम की क्यादत को अवाम निकाल के ले, उन्होंने देखा भाई ठीक है दाल दिली चल सकता है, लेकिन जो असल जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है वो हुकूमत से नहीं है। मेरा ख्याल है जितना कुछ एक तकल्फन कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कहे तो मजीद आग लगेगी, क्योंकि जो कुछ कहा है वो भी संभाला नहीं जा रहा कि आपने फलान नाम क्यों ले लिया, फलान क्यों नहीं लिया। मुझे बताएं कि कौन नहीं जानता, या एमपीएल लेवल, एमएनए लेवल पर तक। और मुझे अफसोस यह है कि मेरे दोनों जो बहुत बड़े मोहतरम हैं, जिनकी दिल की गहराइयों से, दुआई साहब का मेरे बहुत जिगर जान है, मेरी इनसे बड़ी जाती दोस्ती है, और शाह साहब का मैं जाती जिस पार्टी में मेरे हैं, मैंने बड़ा हाई स्टीम में रखा है। मैं इनको नहीं पता क्या होता है कि मेजर कर्नल और सारे लोग क्या करते रहे हैं, यह एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता क्या करते रहे। अब इसका नुक्ता यह है कि शाह साहब और मैं, या दुआनी साहब और मैं, एक दूसरे के मध्य मुकाबले एक जगह पे, दोनों जिसको कहना चाहिए कि अवामी सियासत करने वाले हैं। अब मेरा जो बंदा साथ दे तो मेरा धड़ा हो जाता है। ये हमारी मियाँ वाली के अंदर आम रिवाज है। जब उनके मोहल्ले में जाता हूँ कहते हैं ये हमारे मुखालिफ है, हमारे मुखालिफों का धड़ा है। जब एस्टेब्लिशमेंट जो है जो खुल के साथ दे रही है तहरीक इंसाफ का, जो उससे पहले किसी पार्टी का देती रही है, तो जो मुखालिफ पार्टी है उसके पास ये राइट तो होना चाहिए एहतजाज करे। दूसरी बात यह है कि दुनिया में मैंने भी 7 समुद्र घूमे हैं, पूरी दुनिया देखी है, एक मुल्क मुझे नजर नहीं आया कि जहां पे दारों के ऊपर कौम की सियासी तकसीम हो। ये वो बदकिस्मत मुल्क है जो 51, 53, 54 से लेके आज तक इदारों की ऊपर सियासी तकीम है। कभी भी फिर इदारे कहते हैं हमारा नाम ना ले, वो कहते हैं हम सियासत पे नहीं है, हम नीचे और ऊपर। मैं कहता हूँ जी हमारी खुदा को है कि इतनी खूबसूरत फौज है, इतनी जरी फौज है, हमने वो कारनामे सर अंजाम दिए। ISI की देख लें, हमारे पास जिस तरीके से हमने बगैर वसा न्यूक्लियर बम पैदा किए, लेकिन हम क्यों जंगों में मुख्तलिफ हार जाते हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम जो है
उसने इस मुल्क को सत्यानाश कर रखा है। और कोई मुल्क दुनिया का एक मैंने नहीं देखा, ये हम झूठ बोलते हैं जब कहते हैं मुल्क को करप्शन ने खत्म किया है। इसको झूठ को पहले दफनाना होगा, हमें ये मानना होगा कि इस मुल्क को खत्म करने के लिए सियासी अदम इस्तेकाम है। और जो हमारी इक़्तिसादी बहरान होता है सियासी इस्तेकाम से पैदा होता है। फिर हम ट्राई करते हैं, हुई तो नहीं कि इमरान खान का तजुर्बा गवर्नेंस का कामयाब रहता, इंतहाई नाकाम रहा है, इसमें कुछ नहीं है कि कैसे नाकाम है। अब जब आपकी गवर्नेंस भी फेल हो चुकी है, 1971 का तजुर्बा आपके सामने है, जब सियासत में इस्तेकाम था, इक़्तिसादियों पे आपका बाजा बजा हुआ था। और उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब पीडीएम के नारे लगवाते थे वो लोग, तो जवाब क्या देता था? ठीक है सर, अब आप वहां पे चाहे वो 40,000 थी, 50,000 थी, 1 लाख थी, 60,000 थी, ठीक कटने थे इसके, ठीक है सर, जो मौजूद थे वो पाकिस्तानी थे। ठीक है। और अगर वो अपने इदारों के खिलाफ ये रवैये रखते हैं, ये लम्हा फिक्रिया है सर, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है सर, थैंक यू, एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, 5 मिनट आपके पास है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब देखिए, मैं इससे आपके बहुत से पहले प्रोग्रामों में की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत कह चुका हूं, गैर जानिबदारी के बारे में बहुत कह चुका हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अवाम की मायूसी का इजहार कर रहा हूं अपोजिशन के तरीका तहरीक के खिलाफ हुकूमत के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कैसी तहरीक है जो अभी तक ना किसी जिले में पहुंची है, ना किसी तहसील में गई है, ना किसी डिवीजन हेडक्वार्टर पे पहुंची है। टोटल 4 जलसे किए हैं, एक जुलूस नहीं निकाला, एक नारा नहीं बनाया, एक तराना नहीं बनाया, एक एजेंडा नहीं दिया। जब मिलते हैं, जब बैठते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका फायदा फिर जाके हुकूमत को पहुंचता है। अवाम भूखे मर गए, मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क की कोई स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही। और ऑपोजिशन जो है वो अपनी पूरी तहरीक के जरिए जो है वो हुकूमत को मजीद मजबूत कर रही है। और अब एक जलसा करने के बाद फिर 1.5 महीने की कोरोना का ऐलान और क्वारंटाइन का ऐलान ऑपोजिशन ने कर दिया है। तो इस सूरत में हाल में बताएं कि हम जो ऑपोजिशन को इस सारी तहरीक के अंदर एक किरदार देखना चाहते हैं, हमारी क्या राय बनेगी उस ऑपोजिशन के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि आपका केस जो है वो हुकूमत के खिलाफ है, आप लड़ते हैं उसको आईजी के खिलाफ, आपका केस जो है वो हुकूमत के खिलाफ है और आप उस केस को लड़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। अवाम को आप उस चीज से डराते हैं जो उन्हें नजर नहीं आती, बल्कि आप उसको एक तासुर बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट, जब भुट्टो साहब की तहरीक चल रही थी, हफीजुल्लाह न्याई साहब मेरे भाई भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे सब कुछ है। जो भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, उसका कोई जुलूस जलसा मैंने मिस नहीं किया, उसमें भी नारे लगा करते थे उस वक्त के फौज के लीडर के खिलाफ, लेकिन वहां के लीडर खड़े होकर वो बातें नहीं किया करते थे। इसलिए आपने इस वक्त जो तहरीक चलानी है उसको अवाम तक लेके जाए, उसको अवाम के जज्बात का नुमाइंदा बनाए, और ना कि आप उसको जो है एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपना एक तहरीक का आगाज और मुल्क के अंदर खाना जंगी का ऐलान, और ये सारे ऐलानात जो हैं इससे अवाम मोटिवेट नहीं होते। इससे ऐसे ऐलानात अगर करने हैं तो वो इमरान खान करेगा जब आपकी तहरीक आगे बढ़ेगी, तो वो हुकूमत ऐसे ऐलानात किया करती है जब वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है। आप एक ना नजर आने वाली कुव्वत के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप नाकाम रहेंगे और उस नाकामी को इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा, और इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं कि इस वक्त पूरी कौम को चाहिए, ये मुझे लगे ऐसे रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो अंडर 17 की टीम के तौर पे काम कर रही है, कोई तहरीक की डायरेक्शन नहीं है। इन्हें चाहिए कि आप सारे मिलकर जो है ऑपोजिशन लीडर को जेल से निकालें, वो इनमें सबसे सीनियर है, और उनको लाके और इस मुल्क के अंदर एक डायलॉग के साथ साथ एक तहरीक का आगाज करें। इस वक्त शहबाज शरीफ की कमी महसूस हो रही है। किससे डायलॉग करें सर? किससे डायलॉग करें? किससे करें? किससे डायलॉग करें? बात करें सर, किससे डायलॉग करें? चलने की बात सर, वजीर आजम को वो कहते हैं डमी है,
वो जीरो है वजीर आजम, तो किससे डायलॉग करें? ये अब मैं आपको बताता हूं किससे डायलॉग देखेंगी। या आप डायलॉग करें या अवाम को लेकर सड़कों पे निकले। आप जलसों की शक्ल में, जलसे तो हुकूमतें और इलेक्शन कैंपेन में हुआ करते हैं, तहरीकों में जलसे हुआ करते हैं, और वो जलसे जिसमें आप खाना खाते रह जाते हैं, उसमें असराने ज्यादा होते हैं और जलसे में शिरकत कम होती है, जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, प्रोटोकॉल ज्यादा होते हैं और जलसे कम होते हैं। इस वक्त अगर आपने तहरीक, और क्या इस वक्त आज मुतालबा होना चाहिए अदलिया से, आज मुतालबा होना चाहिए फौज से, आज मुतालबा होना चाहिए पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से कि इस वक्त मुल्क को जिस किस्म की हुकूमत और जिस किस्म की गवर्नेंस दी जा रही है, और उसके नतीजे में जो इस मुल्क के अंदर एक क्योटिक, देखिए वो कह रहे हैं कि चीनी हमने सस्ती कर दी है, 110 रुपए से 20 रुपए सस्ती कर दी है, फिर भी अभी 30 रुपए महंगी है। मतलब रोज के अरबों रुपए जो है खाने वाली हुकूमत जो है, वो इन सब बातों के साथ अवाम, अयूब खान के जमाने में चंद पैसे चीनी महंगी हुई थी तो पूरा कौम, किधर है अपोजिशन की लीडर जो कौम को निकाले, किधर है वो अपोजिशन की क़यादत जो इस कौम को खड़ा करे, किधर है वो अपोजिशन जो कौमों को लेकर उनकी कुव्वत के जरिए हुकूमतों को उल्टा करते हैं। वो भी भीख मांग रहे हैं फौज से, ये भी भीख मांग रहे हैं फौज से, वो भी फौज के पीछे छुप रहे हैं और ये भी फौज के पीछे पीछे खड़े हुए हैं। अल्लाह के वास्ते आप आगे से हट जाए तो हम इसे खा जाएंगे, तो फिर भी नहीं खा सकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर डिजाइन नहीं है, तुमने कोई चीज प्लान नहीं की, तुम अवाम के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट के आगे हाथ बांधने के लिए तैयार हो, हट जाओ वरना, भाई वरना से कोई नहीं डरा करता। ठीक है सर, टाइम सबका बराबर है सर, उनको भी मुझे देना है, जफर अली शाह साहब को भी टाइम देना है। जी सर, गिराएंगे, ठीक है, उसके पीछे खड़े हुए खुद गिर जाए। ठीक है सर। जफर अली शाह साहब, आपने कहा था कि वो दिखाए, मैं कह रहा था वो हुकूमत को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने फौज को कहा है, तो वो क्लिप देख लेते हैं सर, आपकी फरमाइश पे दे रहा हूं, वरना मैं नहीं दे। हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। जी जफर अली शाह साहब, देखें इसमें तो साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत में दिफा की सलाहियत ही नहीं है। जी सर, क्या कहेंगे? दफाई निजाम और हिंदुस्तान का मैंने टेप करके रखा हुआ है, मैं अभी बैठा हुआ आपके प्रोग्राम में, मैंने टेप करके रखा है। ये बात नहीं है कि अगर इस तरह पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा दफाई निजाम ठीक नहीं है, ये कमजोर है, तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज है, ये क्या लेना चाहते हैं पाकिस्तान को। यदि इतने तलख हो गए हैं, इतना जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, इनको क्या हो क्या गया है, क्या हो गया? इलेक्शन कभी नहीं कोई आ रहा। मौलाना साहब तो एक पहली दफा इलेक्शन आ रहे हैं और साथ ही वो उन्होंने उसी दिन एपीसी बनानी शुरू कर दी। इन्हें चाहिए, और ये भूल जाएं, ये 31 जनवरी को मार्च करे या परसों करे, इमरान खान साहब के नर्वस, ये चूंकि सारी लड़ाई नर्व्स की है। यस डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब का नर्वस सिस्टम मजबूत है। कैसे सर? वो इनसे जिनके मुकदमे चल रहे हैं, कैसे सर? इनको चाहिए, मैं मशवरा देता हूँ, मुफ्त मशवरा देता हूँ, कैसे उनका नर्वस सिस्टम मजबूत है सर? तवज्जो दें। किसका? उनका नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत है सर? डॉक्टर साहब क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं उनका नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत है सर? वो तो 70s प्लस में आ चुके हैं अब तक, 60 प्लस में आ चुके हैं। क्या करते हैं वो बार बार रोजाना इनको कहते हैं कि जो मर्जी कर ले, आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात, करप्शन के मुकदमात, मुल्क को लूटने के मुकदमात, मुल्क के खजाने को तबाह करने के मुकदमात, वो आपके खिलाफ चलेंगे, उसमें आपको कोई राहत नहीं हो सकती। बाकी कोई और नेशनल इशू है तो वो ठीक है सर, ठीक है, मैं न्याजी साहब की तरफ आता हूं। न्याजी साहब, क्या पीडीएम
जहां तक हम सुनते हैं वो तो मांगते हैं आइन की पासदारी, हलफ की पासदारी, सारे इदारे अपने हलफ ये आइन के मुताबिक काम करें, आवाम के जो मैंडेट है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यही मांगते हैं या कुछ और है जो ये आप समझते हैं कि नहीं है, कुछ और उनकी डिमांड है? डॉक्टर साहब, एक तो ऑन ए लाइटर नोट, पाकिस्तान में आइन के अलावा भी चीज मौजूद है, वसीतर कौमी मुफाद और कौमी सलामती। तो इसकी कोई ऐसा सच आइन की तो 281 शायद आर्टिकल्स हैं, 280, तो इसकी कोई बुकलेट नहीं बनी। मेरी खासी ख्वाहिश है कि जब ये कहा जाता है ना कि हम पाकिस्तान के आइन के वफादार हैं और पाकिस्तान के वसीतर कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो पाकिस्तान की हैसियत से या जयद हमारे पास अटर्नी बैठे हैं शाह साहब, वो वसीतर कौमी मफाद की भी कुछ छोटी सी कापी बना दे ताकि मुझे पता चले कि मैं कब वसीतर कौमी मफाद के दायरे से बाहर निकल रहा हूँ, कोई कब इंक्रोच कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि किसी को भी वसीतर कौमी मफाद के तहत लियाकत अली खान से लेकर किसी को फारिग किया जा सकता है। फिर शाह साहब से मोहतबाना गुजारिश है कि इमरान खान साहब को करप्शन इशू है, मेरा ख्याल अब ये बात जो है ना, शाह साहब वगैरह तो बहुत सीनियर लोग हैं, ये करनी छोड़ देनी चाहिए। जो इन्होंने गैलेक्सी पैदा की हुई है, मैं कहता हूँ दुआनी साहब थोड़ा सा टाइम दुआनी साहब को मैंने दे दे, उधर भी इनके पास टाइम नहीं बचा, उधर भी तवज्जो दे दे। बिल्कुल अपोजिशन के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुआनी साहब के बहुत सारे बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो करप्शन है इमरान खान का कैसे इशू है, ये टीटीए जो है जो पार्टी फंडिंग में टीटीए नहीं तो क्या लगी हुई है, तो कर ले हिसाब किताब। देखिए डॉक्टर साहब, क्राइसिस ये है, एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी कश्मकश है। बुनियादी तौर पे हर बंदा तीन, मैं कहता हूं कि इस वक्त पावर सेंटर्स है या कम से कम तीन तिकोनी लड़ाई है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। ये तीनों जो है, ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मार पे है कि दूसरी दो कुव्वत एलिमिनेट हो जाए, और तिहार उनका ये होता है कि और इमरान खान साहब जो है, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी सारी बावजूद तो वो बेचारे सियासत की एबीसी से वाकिफ नहीं है, उनकी दिलचस्पी भी सियासत से नहीं है, हुकूमत जैसी तक कर रहे हैं। दुआनी साहब ने अभी उसकी जो है अक्सबंदी की है और शाह साहब भी देख रहे होंगे और अंदर से बहुत तंग आते होंगे कि यार हुकूमत करने के तरीके तो कार तो नहीं है, क्योंकि ये इनको शाह साहब को पता है हुकूमतें कैसी चलती है, देखते रहे हैं, अच्छी भी देखी बुरी भी देखी, लेकिन ये तो अजीब-ओ-गरीब किस्म का मलगूब है। लेकिन इमरान खान साहब को एक चीज बहुत अच्छी आती है, और वो ये आती है कि उनको लोगों के अंदर इस तरह की जो चालाकी है ना, जिसके अंदर इंतहाई खतरनाक तरीके से लड़ाई करवाना, ये मैंने जुल्फकार भुट्टो साहब के बाद सबसे ज्यादा इनमें देखी है। मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट जो रोल अदा करती रही है और जिस तरीके से हिस्सा लिया है इलेक्शन के अंदर और जिस तरीके से कैंडिडेट्स के इंटरव्यू तक होते रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी में धकेलते रहे, शर्म में कोई शर्म नहीं है, ये सारी जो खुल के आनी चाहिए, इसमें क्यों हम झिझकते हैं कि नहीं, जब हो ही नहीं है तो छुपाना क्या। लेकिन इसमें जब ये सारा कुछ हो रहे तो उसमें इमरान खान साहब जो है ना, इस सूरत में उन्होंने ये देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन जो लड़ाई है, इसको इस नहज पे ले आए हैं जो जिसमें दोनों कमजोर होंगे। अगर आज एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशन को क्रश करती है, जितना अपोजिशन को लेकर गिरा रही है कि वो टकराव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान कोई स्पेस नहीं देते। पिछले 2-2.5 साल एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हमने देखी थी, मैं उसे लाइक नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि किसी वक्त तो आइन के ऊपर बात करें, चलो जो होता रहा, लेकिन इमरान खान वो स्पेस उसे छीनता रही है। एनआरओ जो कहते हैं, अव्वल तो हर एक को पता है इमरान साहब बेचारे के पास क्या एनआरओ की हैसियत है, उनका रोल ही पाकिस्तान में इतना महदूद है, और जो अब मतलब एक जगह पे जाके जरूर उनका हो जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन इस सारी कैफियत में जिसके अंदर सोल्यूशन जो है ऑपोजिशन में लड़ते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मैं कम से कम इस लड़ाई के अंदर दोनों ने कमजोर होना है, जो हारी दूसरी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी, और उसमें पाकिस्तान का रियासत का नुकसान पहुंचे तो मारे गोली। ऑपोजिशन भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत जो है एस्टैब्लिशमेंट के और अपोजिशन के खिलाफ काम कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि जी मैं हमने नवाज शरीफ साहब को या नून को पीपल्स पार्टी को खुदा लगा लिया तो इमरान खान खुद ब खुद जुमला गैर मुतरज़ा बन जाएंगे। देखिए अब ये गेम करते रहे, 1971 के अंदर पाकिस्तान टूटते मैं ना देख चुका होता, और बाकायमी होशोवास 18 साल का था, और इमरान खान में एक ही उम्र के हैं,
अगर हम ना देख चुके होते ठीक। तो मुझे कोई इतना खतरा नहीं था कि बच जाएंगे। ठीक। हाँ, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है इससे बड़ा ढोंग नहीं है, झूठ है। कौन बंदा है जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बता दे, तहरीक इंसाफ के अंदर बता दे? ठीक है सर। मैं कहता हूं कि करप्शन के अंदर किसको नहीं बल्कि इनको कोई इशू है। ये जो कैबिनेट बनाई है कि नाम ले लिया, आपको टाइम नहीं है। ठीक है सर। कराची ये झूठ ठीक ठीक और ठीक पाकिस्तान के ठीक ऊपर वार्ता करने के लिए ठीक गलत भी टैक्स की